मुसलमान भाइयों को बहकाने के लिए सोशल मीडिया में कुछ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कल जुमा है, 16 राज्यों की पुलिस चौकन्ना है। इस वक्त नवरात्र भी चल रहा है और इसी बीच नवरात्र पीएफआई को बैन करने का फैसला लिया गया है। इसलिए कल का दिन बहुत अहम है। कुछ लोग गड़बड़ी करने की फिराक में हैं, इसलिए सच जानना और बताना दोनों जरूरी है। किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है और सच्चाई क्या है, सही बात इस रिपोर्ट में जानिए। कड़वी बातें सुनने के लिए भी और सुनाने के लिए भी थोड़ा कलेजा चाहिए। पीएफआई पर जब से बैन लगा है तब से बहुत सी बातें चल रही हैं। बहुत से लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग मुसलमानों की आवाज दबाने की बात कर रहे हैं। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। आरएसएस का भी वर्क और उनका देखिए आपस में, बहरहाल वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं और आरएसएस क्या काम कर रही है। आरएसएस तो कभी कोई कंडम नहीं किया गया। बहुत से लोग बरगलाएंगे, बहुत से भरमाएंगे, मुसलमान करेंगे, लेकिन जो सच बताएंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, जो समझाएंगे, उनको सुनते हैं। सच को आंच नहीं है। हम ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें। हमको मालूम है कि हम कौम के लिए, मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए जो भी काम करते हैं वो अपनी ज़मीर की आवाज़ पर करते हैं, कानून के दायरे में करते हैं, और झूठी शोहरत हासिल करने के लिए इस किस्म के बयानात आते हैं, उसकी कोई हमको परवाह नहीं। कल जुमे की नमाज है, तो क्या कुछ संदेश आप लोगों से देंगे कि किस तरह शांति बरकरार रखे, कानून का पालन करें? देखिए, जुमा के दिन अइम्मा मसाजिद अपने मेंबरों से यही पैगाम देते हैं कि लोग इस्लामी अखलाक व आदाब को पेश करें, डिसिप्लिन के साथ रहें, इस तरीके से रहें कि गुज़रने वाले आदमी को ये कहा जाए कि देखिए ये इस्लामी अखलाक व आदाब में पला बढ़ा है, ये डिसिप्लिन इस्लाम मज़हब सिखाता है, उसका पाबंद है। एक फिक्र है और बड़ी चुनौती है, क्योंकि पीएफआई पर एक्शन के बाद कल पहला जुमा है। जुमे के बाद अक्सर हालात को बिगड़ते हुए देखा गया है, क्योंकि एक गलत तकरीर, एक गलत मैसेज आग को भड़का सकता है। इसलिए पुलिस और मौलाना आमने सामने बैठे हैं और बातचीत हो रही है। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, सोशल मीडिया पर भी इस बारे में हम मैसेज हम भी देंगे, आप भी देंगे, तो ज़रूर अलर्टनेस, अवेयरनेस रहेगा। वो चौकन्ना रहना चाहिए कि भीड़ कितनी भी हो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कोई शरारत करने आएगा, कोई मिस्टीवियस या कोई गलत इरादे से आएगा तो उसको इतनी बड़ी भीड़ में ढूंढना मुश्किल बात होती है। तो उसमें हमें आप सभी का सहयोग ज़रूरी है। आज ताई साहब एक अलग ही मूड में थे, छड़ी लेके आए थे, तो वो हेडमास्टर जैसे उन्होंने बातें की, और किसी ने तो भी ये रोल करना भी ज़रूरी है। आज हालात ऐसे है कि किसी ने ये जो बातें हैं, मीठी बातें तो हर आदमी सुनने के लिए थोड़ा सा जो रहता है उतावला रहता है, लेकिन कड़वी बातें सुनने के लिए भी और सुनाने के लिए भी थोड़ा कलेजा चाहिए। पुलिस हेडमास्टर की जरूरत क्यों बता रही है? उसकी वजह पीएफआई जैसे संगठन। पीएफआई ने हजारों नौजवानों को नफरत की आग में झोंक दिया, मजहब की आड़ में देश के खिलाफ उनको टूल की तरह इस्तेमाल किया। और अगर उस पीएफआई पर बैन का कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो उन्हें आईना दिखाना जरूरी है। इंडिया टीवी के पास पीएफआई का पूरा हॉरर स्कोप मौजूद है, जिसमें पीएफआई की पूरी काली कहानी लिखी हुई है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि पीएफआई पर बैन क्यों लगाया, तो उसकी वजह यह है। दरअसल पीएफआई और सिमी में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नाम बदल गया है। कह लें तो सिमी ही पीएफआई हो गया है, क्योंकि पीएफआई की टॉप लीडरशिप में वही लोग हैं
जो सिमी के एक्टिव मेंबर रह चुके हैं, जिसमें EM अब्दुल रहमान, PFI के पूर्व अध्यक्ष, E अबू बकर, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद NEC PFI, और P कोया, सदस्य NEC यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल PFI। ये सभी सिमी के सदस्य थे। केरल में PFI का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नेशनल डेवलपमेंट फंड सिमी के इन्हीं नेताओं द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रहे वो नेता जो ये कह रहे हैं कि चंद लोगों की गलती के लिए पूरी संस्था को बैन नहीं किया जा सकता, उन्हें खुफिया एजेंसियों के इस विस्फोटक नोट को जरूर पढ़ना चाहिए। ये कोई साधारण नोट नहीं बल्कि PFI का पूरा हॉरर स्कोप है, और जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से प्रतिबंधित चरमपंथी इस्लामिक संगठन सिमी के नेताओं ने ही PFI की स्थापना की थी और किस तरह से देश तोड़ने वाली गतिविधियों में लगातार वो सक्रिय थे। सिमी को 2001 में UAPA के तहत राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके बाद सिमी के ज्यादातर एक्टिव मेंबर PFI के झंडे के नीचे आ गए। ये आए तो आए, साथ में सिमी की देश विरोधी सोच और हिंदुओं से नफरत करने वाली सोच भी साथ लेकर आए, जिसमें सिमी की तरह ही PFI कैडर शरिया कानून की वकालत करता है, निर्माण और संगठन के हित के लिए जान लेने और जान देने की बात करता है। PFI कैडर के लिए इन लोगों को शपथ दिलाई जाती है। जब नेतृत्व को इस बात का भरोसा हो जाता है कि उनके संगठन के लिए अमुक शख्स कट्टरपंथी रेडिकलाइज हो चुका है, तो ऐसे ही लोगों को शपथ दिलाई जाती है। और ये कट्टरपंथी बनते कैसे थे और ये कैसे हिट स्क्वाड तैयार करते थे, उसकी पूरी कुंडली खुफिया एजेंसियों के सीक्रेट नोट में लिखी हुई है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस हिट स्क्वाड का PFI ब्रेन वॉश कैसे करती थी। बाबरी मस्जिद का टेप, गुजरात दंगे का टेप और सांप्रदायिक दंगों का टेप इन्हें दिखाया जाता। भावनात्मक मुद्दों पर चुनिंदा वीडियो क्लिपिंग दिखाई जाती थी। सिमी भी ठीक इसी तरह से काम करता था, मतलब सोच वही और जिहादी वही। PFI अपने चुनिंदा सदस्यों को दंगा करवाने, हथियार चलाने और पकड़े जाने पर कानून के चुंगल से छूटने की खास ट्रेनिंग देता था। खास ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद उन्हें संगठन के हिट स्क्वाड, जिन्हें ये सर्विस टीम का नाम देते हैं, उनका हिस्सा बनाया जाता था। ईडी ने दिसंबर 2020 में पूछताछ के दौरान रऊफ शरीफ, पूर्व महासचिव CFI ने खुलासा किया था कि PFI एक गुप्त राहत विंग चलाता है, जो वास्तव में RSS के चुनिंदा नेताओं से बदला लेने की योजना बनाता है और उसे अंजाम देता है। सुरक्षा एजेंसियों को PFI की गतिविधियों को लेकर यह भी पता चला है कि ये संगठन अपने कैडर्स को ट्रेनिंग देने के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग भी चलाता था। यहाँ से ट्रेंड कैडर PFI के नेताओं को सुरक्षा देते थे, साथ ही इन्हें एक हिट स्क्वाड में भी शामिल किया जाता था। खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट नोट में PFI के हिट स्क्वाड को बहुत डेंजर बताया गया है। PFI पर बैन जरूरी क्यों था, वो हिट स्क्वाड की करतूतों से समझ सकते हैं। PFI का हिट स्क्वाड टारगेट टास्क पर काम करता है। सबसे पहला काम, ईश निंदा में शामिल हिंदुओं को टारगेट कर मार देना, पूरे मर्डर को पेशेवर तरीके से अंजाम देना ताकि बचने की गुंजाइश न रहे। पहले रेकी कर मर्डर का स्टेप बाय स्टेप प्लान तैयार करना, हत्या के बाद बाहर से बुलाए गए कैडर को सेफ पैसेज देना। हिट स्क्वाड में दूसरे जिलों से किलर बुलाए जाते थे, जिन्हें अंडर कवर डेथ स्क्वाड कहा जाता। इनके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम होता। 24 घंटे के भीतर टारगेट को किल करना होता था। हर व्यक्ति को अलग अलग टास्क दिया जाता था। लोकल हैंडलर्स की मदद से ये लोग अपना काम कर वहां से चुपचाप निकल जाते। इस नोट में यह भी बताया गया है कि यह हिट स्क्वाड किस तरह से ईश निंदा के आरोपों से घिरे हिंदू नेताओं को टारगेट करता था। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इन्हें फिजिकल और आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस्लाम शासन की स्थापना का सपना दिखाकर इनका ब्रेन वॉश किया जाता था और संस्था के लिए जान देने के लिए इनसे शपथ भी ली जाती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।